नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की। जहां समस्तीपुर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि क्या यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। एक नवजात को बचाने के लिए उसके परिजन सदर अस्पताल में दर दर की ठोकरें खाते रहे। एक हाथ में सिलेंडर, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो दूसरे हाथ में वो बच्चा, और इसी ऑक्सीजन सिलेंडर से उस बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। और इसके बाद हैरानी देखिए, ये सदर अस्पताल पहुंचे ये दोनों माता पिता, लेकिन इसके बावजूद इस व्यवस्था को, इस हालत को देखकर इनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। पर्ची भी कटा लिया गया। घंटों भटकने के बाद बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया और अब यहां इसका इलाज चल रहा है। हैरान करने वाली तस्वीर है जो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है बिहार में। ये उस सिस्टम की तस्वीर जो शर्मसार कर रही है। बच्चे को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। प्राइवेट अस्पताल में इस बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन वहां हालत बिगड़ी तो ये परिजन जो है बच्चे को लेकर सदर अस्पताल की ओर भागे। लेकिन तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली। तो बिल्कुल तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। ऐसे में न्यूज 18 समस्तीपुर सदर अस्पताल से सवाल करता है, और सवाल ये कि क्या सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी अंधे हैं जो इस तरह की तस्वीर उनको नजर नहीं आती है। एक मां बाप अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं और उन्हें यह तस्वीर नजर नहीं आती। क्या मरीजों की देखरेख नहीं करते हैं समस्तीपुर सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी? सवाल यह भी है कि क्या घंटों भटकने के बाद ही होता है समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज? तो सवाल कई है जो लगातार न्यूज 18 उठा रहा है, और सवाल समस्तीपुर के सदर अस्पताल से है, स्वास्थ्य समस्तीपुर के स्वास्थ्य कर्मियों से है। और सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की तस्वीर सामने आती है। न्यूज 18 लगातार इस तरह की तस्वीरों को दिखाता है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग जागता नहीं है। मुकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। मुकेश, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो सिस्टम की लाचारगी है, बेचारगी है, वो अब सामने आ गई है। तमाम लोग भी देख रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है सदर अस्पताल में कि आप किसी भी हालत में हो, आपको तुरंत इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया जाता है, भटकना पड़ता है आपको? जी, निश्चित तौर पे ये जो तस्वीर समस्तीपुर सदर अस्पताल की सामने आई है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। इस तरह से वह मरीज जो अपने बच्चे को लेकर के परिजन जब सदर अस्पताल में आए तो किसी निजी क्लिनिक से इलाज करा रहे थे, और वहां से जब आए ऑक्सीजन सिलेंडर उनके हाथ में था। अस्पताल में कर्मी की इमरजेंसी वार्ड में 4 से 5 कर्मी होते हैं, डॉक्टर, और किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी। जो एक कोई कर्मी उस परिजन से वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेते और बच्चे को स्ट्रेचर की व्यवस्था करके वो अंदर ले जाते। खुद परिजन वहां जाते हैं और पुर्जा कटाते हैं। अंदर में भी जो स्वास्थ्य कर्मी है वो नोटिस तक नहीं लेते। फिर वहां से ये एसएनसीयू वार्ड तक खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए और माँ बच्चे को गोद में लेकर के जाते हैं। लेकिन कोई भी इतने दूरी, करीब जो दूरी है उस दूरी के बीच कई डॉक्टर होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, लेकिन किसी ने उसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की, और जिसका नतीजा है ये तस्वीर सामने आई। और ये कई बार इस तरह की तस्वीर। मुकेश, सवाल ये है कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है, या जो स्वास्थ्य कर्मी, जो डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं, उनकी संवेदना मर चुकी है? जी, व्यवस्था की कमी तो नहीं है। स्ट्रेचर और ऑक्सीजन, जो सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, बच्चों के लिए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी है और चिकित्सक है उनकी लापरवाही है, जो ड्यूटी में तैनात थे। मुकेश, आपको रुकना चाहिए। इसके गुप्ता जो सिविल सर्जन है समस्तीपुर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को अगर आप देख पा रहे होंगे, व्यवस्थाओं का दावा तो आप भी करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं मिलती नहीं है, कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर एसके गुप्ता, ये सवाल मेरा आपसे है। ये अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच कर रहा हूं। अगर दोषी कर्मी पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गुप्ता साहब,
जब भी इस तरह की तस्वीर आती है, बात कार्रवाई की जरूर होती है, लेकिन क्या यह माना जाए कि उस कार्रवाई की चिंता स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं है, या उनके अंदर कोई डर नहीं है, या सिर्फ बयान दिए जाते हैं, कार्रवाई होती ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी ये संज्ञान में आता है, कठोर कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं लग रहा है सर आपको? थोड़ी देर कर दिया आपने। बच्चे की जान बचाने की नौबत घंटों भर की, कई घंटों से कर रहे थे लोग, लेकिन आज आप कह रहे हैं संज्ञान में लेने की बात है। एक चीज बता दीजिए, क्या किसी गंभीर या सीरियस कंडीशन में पेशेंट पहुंचता है, उसे तुरंत भर्ती करने का कोई प्रावधान नहीं है, या उसके लिए सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा? सिलेंडर लेके शख्स पहुंचा है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। बिल्कुल संज्ञान, बिल्कुल ये आवश्यक है कि जैसे इमरजेंसी में मरीज आते हैं, उनको अविलंब उसको एडमिट किया जाए और उसका सही ढंग से उपचार किया जाए। लेकिन सर यहाँ तस्वीरें कुछ और हैं। क्या आपके कर्मचारी जो है वो सिलेंडर लेकर कोई शख्स पहुंचा है, नाक में बच्चे के ऑक्सीजन लगाया, ये गंभीर हालत नहीं लगती थी उन्हें? सीरियस बच्चे की हालत नहीं लग रही थी उन्हें? अगर ये परिजनों वाला लेकर के वहाँ वो लोग ले गए हैं तो ये गंभीर मामला है, इस पर कठोर बिल्कुल गुप्ता साहब, हम मानते हैं कि मामला गंभीर है और तस्वीरें देखने से साफ अंदाजा लग सकता है कि मामला गंभीर है। एक बात बताइए, ना स्ट्रेचर मुहैया कराया जाता है, ना कोई सुध-बुध लेने वाला है, तो क्या आपके पास, आपके अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, या किसी को मरीजों की फिक्र ही नहीं? किसी की कोई चीज की कमी नहीं है, ना मेरे पास मैन पावर की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। ये लापरवाही हो सकती है, इस पर जांच की जाएगी। अगर जिस स्तर पर लापरवाही होगी उस पर हम तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इसके गुप्ता साहब, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि व्यवस्थाओं में कमी नहीं है, लापरवाही नहीं है, जांच करेंगे तब कार्रवाई की जाएगी, तो ये अलग बात है। लेकिन हम तस्वीरें सबूत के साथ दिखा रहे हैं, शख्स कैसे सिलेंडर को लेकर पहुंच रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, बच्ची महिला गोद में अपने लिए हुए बच्चे को, उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं नहीं मिल रही तो आप कब कार्रवाई करेंगे? इस पर हम देख रहे हैं, इस पर गंभीर मामला है, इस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे और दोबारा ऐसी तस्वीर ना आए तो ज्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये खबर देखिए, हैरान करने वाली है। सिविल सर्जन ने हालांकि ये कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं और संज्ञान में अब उनके मामला आया है, अब वो कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं कि वो जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। तो वाकई अनूप, इस तरह की तस्वीरें हैरान करती हैं, जब खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ना तो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, ना व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन बावजूद अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो वो हैरान करने वाली है, शर्मसार करने वाली है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर सीवान से है, जहां पर एक एसडीओ को धमकी मिली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसडीओ को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बिजली विभाग के ये एसडीओ हैं जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। राजीव कुमार ने कहा कि उनके सरकारी नंबर पर अज्ञात नंबर से फोन आता है और उस फोन नंबर से उनको धमकी दी जाती है। राजीव कुमार अभी मैरवा में पोस्टेड हैं। दफ्तर से जब वो अपने आवास पर पहुंचे तो मीटर लगाने के सिलसिले में बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मैरवा थाना पुलिस शिकायत के बाद जांच में जुट चुकी है। जिससे बोला गया कि मैं आपके डेरा पर मिलना चाहता हूं, तो मेरे द्वारा बताया गया कि मैं डेरा पर नहीं मिलता हूं, किसी में ऑफिस कार्यालय में ही मिलता हूं। तो उनके द्वारा बिल संबंधी बात किया गया, तो बोले उनको बताया गया कि मीटर के अनुसार से आपका बिल आएगा। लेकिन फिर उनके द्वारा जो है धमकी भरा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा और वह जो है हमको गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दिया। बोला ठीक से रहो नहीं तो मार देंगे। और चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे, बिजली विभाग के एसडीओ अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि उन्हें मीटर लगाने के नाम पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला गंभीर है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मामला गंभीर है। ये मैरवा में एसडीओ, बिजली विभाग के एसडीओ हैं, इनको मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जैसा कि उनसे हमारी बात हुई और पुलिस से बात हुआ, उनके एक थाने में आवेदन प्रतिलिपि लिखकर आवेदन दिया है कि जब ये कार्यालय से घर आ रहे थे तो मीटर लगाने के दौरान किसी शख्स ने इनके सरकारी मोबाइल नंबर कॉल किया और मीटर की बात करने लगा और बात करते करते बातें आगे बढ़ती गई। उसके बाद साफ शब्दों में कहा, गोली मारने की धमकी दी। फिलहाल इस मुद्दे इसकी जानकारी उन्होंने नजदीकी थाना एसएचओ को दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर कौन वो शख्स है कि जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन जिस तरह पूरा वाकया मैरवा में सामने आया है तो कहीं न कहीं मामला गंभीर है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जी और चलिए, क्या कोई गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और नंबर की पहचान हो पाई है क्या मृत्युंजय? अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। हालांकि जो विद्युत विभाग के एसडीओ है, उनके द्वारा जो मोबाइल नंबर है जिससे उनको धमकी मिला था, उन्होंने वो पुलिस को दे दिया है। पुलिस उस नंबर को आइडेंटिफाई कर रही है और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। जी तो देखिए, सिवान के बिजली विभाग के एसडीओ पर धमकी उन्हें दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जिस नंबर से कॉल आया है उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय। और अब बात मुजफ्फरपुर की करते हैं। मुजफ्फरपुर में सिग्नल को अपग्रेड करने का काम चल रहा है, उसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया। जी हां, कई ट्रेनों को रद्द किया गया और इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। अगले 15 दिनों तक यहां काम चलेगा और इस वजह से स्टेशन पर वीरानगी छाई हुई है। 32 ट्रेनें हैं जिनका परिचालन रद्द किया गया, जबकि 19 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। रेलवे के इस फैसले का असर भी स्टेशन पर साफ दिख रहा है। यहां पर वीरानगी छाई है तो वहीं व्यवसाय पर भी यहां पर बुरा असर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक सिग्नल अपग्रेड करने के लिए रूट रिले इंटरलॉकिंग की कमीशनिंग का काम चल रहा है और इसके लिए 17 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इस दौरान 4 ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों से चलाया जाएगा, 7 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशन के बीच नियंत्रित करके चलाया जाएगा। वहीं 19 मार्च तक प्री एनआई और एनआई का काम चलेगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर ने। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग हो रही है, यानी इसका जो सिग्नल का सिस्टम है उसे अपग्रेड किया जा रहा है और इसकी वजह से 32 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 19 के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। उसके अलावा कई सारे ट्रेन हैं जिनका कि स्टार्टिंग और एंडिंग भी वो डिस्टर्ब हो गया है और उसका असर साफ साफ देखिए कि ये रेलवे का प्लेटफॉर्म संख्या 1 है और यहाँ किस तरीके की वीरानगी है। जाहिर है कि जब ट्रेनें कम होंगी तो पैसेंजर्स भी नहीं होंगे और पैसेंजर्स नहीं है तो उसका असर रेलवे के बिजनेस पर देखा जा रहा है। जो हमारी यहाँ सुपरिंटेंडेंट हैं उनसे बात हुई है कि पहले की संख्या में अभी यहाँ लगभग 42 से 44 ट्रेनें यहाँ से चलती हैं और इसके कारण पैसेंजर्स भी कम हैं, तो इसका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हालांकि यह बताया गया है कि 17 दिनों का मसला है, 17 दिनों तक ये हाल रहेगा और उसके बाद चीज़ें पुनः पटरी पर आ जाएंगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर के पति अवधेश कुमार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे ऑडियो पर अवधेश कुमार ने अब सफाई दी है और सफाई में कहा है कि ये पूरा का पूरा ऑडियो ही गलत है, ऑडियो से छेड़छाड़ की गई है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऑडियो का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जहां तक बात अधिकारियों से बात करने की है तो हमारी पत्नी डिप्टी मेयर है पटना की, तो जितना भी अधिकारी आदेश देना होता है हमारी पत्नी ही देती है, हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। झारखंड के जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का एक अलग ही बयान सामने आया है और यह बयान जो है उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ दिया। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे इरफान अंसारी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी कर्मचारी बिजली विभाग के या फिर अधिकारी आपके बिजली का कनेक्शन काटने आए उन्हें उसी खूंटे से बांध दे और कहा उन्होंने कि उसके बाद किसी को भी कोई बात करने की जरूरत पड़े तो उन्हें कह दीजिए कि इरफान अंसारी से वो बात कर ले। इरफान अंसारी नारायणपुर प्रखंड के बूटबरिया गांव में सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि उनके रहते गरीबों पर कोई अन्याय नहीं कर सकता। आज बिजली का भी लाइन काट दे रहा है, कर्जा लेते हैं। कोई बिजली वाला आज मैं बोल के जा रहा हूँ आपको, अगर कोई बिजली का जे या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूंटा में बांधिए उसको, बांधिए ना, बोलिए
पानी है उसको हम देख लेंगे, हम लोग को देखना मजाक बना कर रख दिया, गरीब आदमी को शोषण करेगा क्या कि इरफान अंसारी है। तो आएगा लाइनिंग कर चला के फाइन कर देगा, केस कर देगा। अरे जागीर है तुम्हारा क्या है? एकदम खबरदार, एकदम जाएगा बोले फोन से बात कर लो। देखिए इरफान अंसारी के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि इरफान अंसारी के बिगड़े बोल पर कब लगाम लगेगी, और सवाल यह भी कि बिजली कर्मियों को खूंटे से बांधने की अपील आखिर उन्होंने क्यों की। सवाल यह कि क्या सरकारी काम में विधायक जो है वो बाधा नहीं डाल रहे हैं। सवाल यह कि इरफान अंसारी जो है क्या पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। सवाल यह भी कि आखिर किस बात की खींच है जो उतारना चाहते हैं विधायक इरफान अंसारी। और सवाल यह भी कि क्या इन बयानों से जनता को भड़का रहे इरफान अंसारी, क्या जनता नहीं भड़केगी ऐसे बयानों से। और अब एक ऐसे स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि खगड़िया प्रखंड का एक ऐसा स्कूल है जो सालों से पेड़ के नीचे चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल की हालत क्या होगी। सदर प्रखंड में यह स्कूल है जो पिछले 14 साल से एक पेड़ के नीचे चल रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश बच्चों को परेशान कर देती है, यहां तक कि बच्चों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। स्कूल बंद करने से पहले ब्लैक बोर्ड सहित अटेंडेंस रजिस्टर तक रसोई घर में रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग का साफ निर्देश है कि भूमिहीन विद्यालयों को नजदीक के स्कूल में टैग कर दिया जाए, लेकिन खगड़िया के शिक्षा विभाग ने बुनियादी सुविधाओं से दूर रहने वाले इस स्कूल को ही उसकी बदहाली पर छोड़ दिया है। किसी तरह से स्कूल के प्रिंसिपल ने एक झोपड़ी खड़ी की है जिसमें बच्चे बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संवाददाता दिग्विजय ने इस बदहाल प्राथमिक स्कूल का जायजा लिया है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको ये खगड़िया में दिखा रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय बछौता है। पिछले 14 साल से इसी पेड़ के नीचे जो है सो आप ये देख सकते हैं कि पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ये स्कूल चल रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में ये जो है सो स्कूल के विकास मद से ये जो आप देख रहे हैं कि एक झोपड़ी बना दिया गया है, और इसी झोपड़ी में जो है सो अभी ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 1 से लेकर के 5 तक का बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सो वो स्कूल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन जारी किया है उसका भी पालन जो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक कमरे में यह स्कूल चल रहा है 1 से लेकर के 5 तक। जो बच्चे हैं देख सकते हैं कि चूँकि एक कमरा में चलने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बच्चे हैं यहाँ पर वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। आखिर क्या बहुत इन लोगों को परेशानी होती है। जो स्कूल की जो टीचर है उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? प्राथमिक विद्यालय बछौता पूर्वी वन। अच्छा, क्या परेशानी है, कहाँ पे ये चल? ये कारू बाबा स्थान है, वहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाया गया है। पहले ज़्यादा परेशानी थी, अब तो कुछ ये सब बन जाने के बाद थोड़ी दिक्कत थोड़ा कम गया है। शौचालय भी पहले नहीं था, अब तो मुखिया जी की तरह से बन गया है, तो दिक्कत फिर उतना नहीं है। भवन इसका अपना नहीं है, जमीन नहीं है, फिर क्या कैसे इतने बच्चों को आप एक रूम में पढ़ा रही हैं? हाँ, भवन नहीं है तो इस कारण तो पढ़ाना ही पड़ता है। विद्यालय रहता है तो अलग अलग रूम में, और टीचर भी कम है। हम लोग सिर्फ 2 टीचर हैं, शुरू से ही यही किया गया है, 2 टीचर और 5 विद्यालय। ऐसे भी हम 2 गो थे तो एक जगह ही बैठाना पड़ता है ना बच्चे को, या 2 जगह बैठाना पड़ता है। 2 टीचर हैं तो 2 जगह ही बैठाना पड़ेगा। तो अभी एक टीचर डिप्टेशन में, तो हम अकेले हैं तो चलाना पड़ता है। तो अलग अलग बैठा देंगे, फिर कहाँ टीचर लाएंगे 5 टीचर? नहीं, जगह का अभाव है। बारिश पड़ता है तो वो इसमें घुस जाता है पानी घुस जाता है। अच्छा, पानी पीने के लिए मिलता है तुमको? नहीं, यहाँ चापाकल नहीं है? नहीं। बैठने में भी दिक्कत होता है? हाँ, जहाँ बच्चा होता है तब धूप में बैठना पड़ता है। बारिश में अति चूता है तो अति भीग जाते हैं। बच्चों की परेशानी को समझा जा सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बंगाल के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय से।
आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको फिर से आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब सान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और अब बात करते हैं कला के जरिए हुनरमंद बन रही महिलाओं की। दरअसल पटना में महिलाएं कला के जरिए खुद को हुनरमंद बना रही हैं। मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण इनको उद्योग विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, जिससे ये महिलाएं कुछ कर गुजरने की तैयारी में हैं। पटना का उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान, जहां कैनवास पर रंग को कला की शक्ल दे रही ये महिलाएं। मधुबनी पेंटिंग की ये कला बिहार की सांस्कृतिक पहचान रही है, लेकिन सरकारी संस्थानों की ओर से दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण से अब ये महिलाएं हुनरमंद बन रही हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में बड़ी संख्या में खासकर मिथिलांचल, कोसी, तमाम जो इलाके हैं वहां से जो छात्राएं हैं या फिर महिलाएं हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पेंटिंग के जरिए या फिर तरह तरह के आर्ट्स जो हैं उसके जरिए देख सकते हैं कि प्रशिक्षण ले रही हैं। यानी पूरी व्यवस्था कराया गया है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान की ओर से, और ये महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में एक नई मुकाम भी हासिल कर रही हैं। तो देखिए आपकी हुनरमंद हैं और किस तरह से तरह तरह की पेंटिंग्स जो है उसको तैयार कर रही हैं। ये पेंटिंग्स का इतिहास काफी पुराना है और इसकी कहीं ना कहीं जो बनावट है आप देख सकते हैं साफ तौर से किस तरह से लोग तैयार करने में जुटे हुए हैं। एक पारंपरिक इतिहास रहा है इसका, और वास्तव में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी लगातार जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। सबसे खास बात है, इन महिलाओं को इस कला का प्रशिक्षण खुद पद्मश्री बउआ देवी दे रही हैं, जो मधुबनी पेंटिंग का एक जाना पहचाना नाम है। तजुर्बे वाले हाथ में सेंटर की महिलाओं को ट्रेंड करने की बड़ी जिम्मेदारी है। सो यहाँ प्रशिक्षण ले रही महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। इसी के बारे में हम इसी टाइम उपेंद्र महारथी संस्थान से यहाँ है अशोक सिंह जी यहाँ हमको बुलाए हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं जो ये संस्कृति है, मेरा जो परंपरा का ये है कलाकारी, ये बचे रहे, आगे बढ़े रहे। हमारे तरह सब सीखने वाले जो है ना सो आगे बढ़ते रहे, देश विदेश मेरा ही तरह जाए, अच्छी तरह से सीख रहे हैं सब। हम लोग बनाने में बहुत खुशी मिलती है सर। ये बनाते हैं अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए। ये राम और सीता का पूरा जितना भी वहाँ राम सीता के विवाह में हुआ था वो हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं, एक एक चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे राम सीता की शादी में जानकी जी के मिथिलांचल में जनक जी वहाँ पर पूरे अच्छे से जनकपुर को सजाए थे, उसी तरह से हम लोग अपने यहाँ बना के एक एक में कभी जयमाल, कभी कोवर, कभी फूल लोढ़ने का रस्म था। ये आप लोग ट्रेनिंग ले रही है, बाजार भी मिल रहा है? जी एकदम मिल रहा है। यहीं से उपेंद्र महारथी में हम लोग को सुविधा दिया गया है कि हम लोग यहाँ से बना के अगर आगे यहाँ से निकलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद बिहार में स्वदेशी कला को बढ़ावा देने का प्रयास तेज कर दिया गया है। तभी तो शिल्प संस्थान के अधिकारी भी महिलाओं की कला को
और बेहतर बाजार दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। देखिए, अभी 14 कलाओं में प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। लगभग 100 प्रशिक्षणार्थी 6 महीने तक यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और प्रशिक्षण के बाद 6 महीनों के बाद वो मास्टर बनकर यहाँ से निकलते हैं और अपना अपना स्वरोजगार शुरू करते हैं। यानी स्वरोजगार को लेकर बाजार मिल रहा है, जो उत्पाद तैयार करते हैं उसमें क्या लग रहा है कि उसका डिमांड है? काफ़ी अधिक डिमांड है। कभी कभी तो हमें संकट होता है सामानों का। पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में मिथिला पेंटिंग समेत 14 तरह की कला का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं दूर दूर से पहुँच रही हैं। आखिर बिहार के इस बेहतरीन और प्रसिद्ध कला की डिमांड पूरी दुनिया में जो है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।